गौरव जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? वो कह रहे हैं 50% आरक्षण का मुद्दा ही हमेशा कोर्ट्स ने कोट किया है, जब भी अलग अलग जगहों पर ज्यादा आरक्षण की मांग की गई। ऐसे में क्यों इस बार रिजर्वेशन दिया जा रहा है? उन मानसिकता पर भी सवाल खड़े किए। गौरव जी, देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में हाँ, संवैधानिक रास्ता अपना के इतिहास बनाया था। और अंजना जी, ये बात जब मैं कहता हूं कि इतिहास बनाया था, उसकी वजह बताता हूं। वोट बैंक पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, ये तो कांग्रेस पार्टी करती ही आई है। लेकिन जो गरीब वर्ग से लोग आते हैं, जो कि अगड़ी जात से हैं, उनके बारे में कभी सोचा नहीं। और हमारे संविधान की मूल भावना क्या है? हमारे संविधान की मूल भावना यह है कि सामाजिक न्याय हो और सामाजिक समता हो। तो नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि वो संविधान में संशोधन करें, और संविधान में जो संशोधन हुआ और ऐतिहासिक एक कार्य किया गया, आज उस पे मोहर संवैधानिक पीठ ने लगाई है, सर्वोच्च न्यायालय की। दूसरी बात, मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता, इतना दोगलापन है कि खुद को कैसे सही ठहराएं। मैं तो केवल दो बातें कहूंगा। उदित राज जी तो भाग गए चर्चा से, और ये कह रहे थे कि नरसिम्हा राव जी लाए थे एक ऑफिस मेमोरेंडम के तहत ये आरक्षण। पहली बात, आरक्षण अगर आप लाएंगे तो क्या ऑफिस मेमोरेंडम के तहत लाएंगे? एक मूल ढांचे का डॉक्ट्रिन है। आप बताइए मुझे, क्या ये सत्य नहीं है कि आज जब फैसला आया, तो मैं उदित राज जी का ट्वीट यहां पे रखा हूं, उनसे पत्रकारों ने पूछा, आपके चैनल ने भी पूछा, आप फैसले से सहमत हो या असहमत हो? एक संवैधानिक प्रक्रिया है, आप चुनौती दे सकते हैं। आपने कैसे कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है? क्या यह सही ठहराया जा सकता है? और यह क्यों होता है, मैं आपको बताऊं। यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि अगर देश आगे बढ़ रहा है, अगर नरेंद्र मोदी जी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि गरीब मुख्य धारा से जुड़े सशक्तिकरण हो, तो इनको दर्द हो जाता है। और इसीलिए आज उदित राज पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, खड़गे जी का कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि उन्हीं के इशारे पे ये सारा कार्य होता है। मैं दूसरी बात एक और कह दूं, जो बार बार उदित राज जी कह रहे थे, उदित राज जी को यह भी फर्क नहीं पता है। वो तो केवल एक ही इंदिरा को जानते हैं, वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इनको इंदिरा सानी जजमेंट से लेना देना कोई नहीं है। इंदिरा सानी जजमेंट में जो बात कही गई कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जाएगा एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी को भी यह अधिकार है कि उनके लिए सीट सुनिश्चित की जाए जो 50% से नीचे नहीं होंगी। जब हम गरीब की बात करते हैं, जब इस संवैधानिक जो संशोधन हुआ उसकी बात करते हैं, तो ये किसी का हिस्सा या हक लिया नहीं गया। अंजना जी, ये खूबसूरती थी इस संशोधन की कि जो था एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी के पास, उसके अलावा जो गरीब हैं उनको आरक्षण दिया जाए 10%। ये सुनिश्चित किया गया, इसीलिए जवाब दीजिए। संविधान संशोधन जब मैंने ठीक है मैं लौट अभय जी, जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि क्यों आखिर आप लोग उदित राज को इस तरह से, वो भी जजेस के बारे में, उनकी मानसिकता में खोट निकालना, उनको कहना कि जाति के आधार पर वो सवर्णों को फेवर कर रहे हैं, इस तरह का बयान देना, इसकी गंभीरता को आप लोग क्यों नहीं समझते हैं अभय जी? आपने मुझे समझा दिया कि वहां भी तो 2 जजेस ने डिसेंट किया है, लेकिन 2 जजेस ने किसी को जातिवादी तो नहीं कहा ना। वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो आज तक चीफ जस्टिस है, उनको कह देना, उनके बारे में इस तरह की बातें कह देना, तो ये आप लोग क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? ये तमाशा, मतलब आप दोनों तरफ से बैटिंग करना चाह रहे हैं क्या, कि क्रीज में इधर भी बैटिंग कर ले और उधर से भी 1-2 खिलाड़ी को उतार दें? अंजना जी, वैसे तो मैं अभ्यस्त नहीं हूं स्तरहीन भाषा को प्रयोग करने का, लेकिन जिस हिसाब से गौरव भाटिया जी ने कहा, तो बेशरम और दोगले लोग ये हैं। पहले तो मैं सुशील मोदी जी की बात का जवाब दे दूं, क्योंकि वो तो उठकर भाग गए। सुशील मोदी साहब, क्यों संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी? जब नरसिम्हा राव की सरकार ने ईडब्ल्यूएस का 10% का आरक्षण निर्धारित किया था, तो इतिहास उठाकर देख लीजिए, आयोगों की रिपोर्ट के आधार पर ही रिजर्वेशन तय किया जाता है। कौन सा संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है? पंडित नेहरू ने जरूर किया था संविधान का संशोधन, आर्टिकल 15(4) को ऐड करके। यही तो आरोप है, आपको टोक रही हूं, लेकिन एक सवाल है, और वो ये है कि यही तो आरोप है ना
कि आप लोग आधे अधूरे मन से करते, जिसकी वजह से उसकी वैधता नहीं ठहर पाई। आज कोर्ट में मामला गया, उसको लड़े और उस हद तक पहुंच गई ना सरकार की उसको लागू करने के कगार पर पहुंच गई है। तो आप आधे अधूरे मन से करते थे। आधे अधूरे मन से अगर कर रहे होते तो सरकार ने उसी सुप्रीम कोर्ट का ये जो मुकदमे का निर्णय आया है वो कांग्रेस पार्टी की सिनोय कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया। इन्होंने कौन सा कमीशन बनाया बताइए, इन्होंने कौन से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का सर्वेक्षण कराया? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था तो इन्होंने सिनोय कमीशन की बात की। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव जी की सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण दिया था वो इंदिरा साहनी के केस ने उसको स्ट्रक डाउन किया। इसमें कांग्रेस पार्टी, इसके पहले आरक्षण जब लाया गया तो कांग्रेस पार्टी बताइए इस बार सरकार ने क्या ऐसा अलग किया जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में पास हो गया? आप ही के लॉजिक से समझते हैं। आर्यू क्या सरकार ने अलग किया जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में पास हो गया? आप समझा दीजिए, जनता डिकोड कर लेगी फिर। अभय जी, सरकार ने क्या ऐसा अलग इस बार किया कि सुप्रीम कोर्ट में ये वैध माना गया और उसके बाद से अब लागू होने वाला है? क्या अलग किया सरकार ने? अंजना जी देखिए, एक बात में आपने मुझे रोक दिया बीच में। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी वो भी 8 सितंबर 1993 में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय ही लागू की गई थी। उसमें कोई संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन इंदिरा साहनी जी का जब केस हुआ तब संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ी। जब ये पिछड़ा आयोग का कानून लेकर आए थे तब भी हमने समझाया था कि इस कानून में राज्यों को पिछड़ी जातियों के निर्धारण का अधिकार छीन रहे हैं। नहीं माने, उसके बाद संशोधन लेकर आए और उसको भी महिमा मंडित किया कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने राज्य को अधिकार दे दिया। अरे राज्य को अधिकार था साहब पहले से। ये प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी ने अगर नहीं पालन की होती तो आज ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होती कि ये सर्वोच्च अदालत में पास हो जाता। और जहां तक उदित राज जी का प्रश्न है तो दलित और पिछड़े समाज के लोगों ने बहुत दमन सहा है सदियों तक। उनको क्या उनकी आवाज उठाने का हक भी हम नहीं देना चाहते? छोड़िए राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करना, लेकिन दलित और पिछड़े दबे कुचले समाज के लोग अगर मुखरता से कोई बात कहते हैं तो हमको उसको अंगीकार करना चाहिए, उसको राजनीतिक पूर्वाग्रह से नहीं देखना चाहिए। हमने जब लाए थे तब भी समर्थन। ठीक है, जवाब दीजिए। ठीक है गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। धन्यवाद। उदित राज को इससे ज्यादा वो डिफेंड नहीं कर सकते। देखिए मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जो उदित राज जी ने आज कहा है ये पहले तो कांग्रेस की गरीब विरोधी सोच को दर्शाता है और ये ऐसे ही नहीं कहा गया, जो इनके वरिष्ठ नेता हैं उन्हीं के इशारे पे कहा जाता है। दूसरा, ये अवमानना का मामला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और ये भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर आप सहमत नहीं थे तो आप फैसले को चुनौती दे सकते थे, लेकिन दुख की बात क्या है, जो विधिक विशेषज्ञ नहीं है, अधिवक्ता नहीं है, वो भी आके यहां पे ज्ञान पूरा देने लगते हैं। अंजना जी आप मुझे ये बताइए, जब ये संशोधन हुआ संविधान का उसी के बाद तो आरक्षण की शुरुआत हुई। अगर कांग्रेस पार्टी का तर्क मान लें तो 2004 से 2014 तक क्या जो गरीब थे उनको आरक्षण मिलने लगा था? और अगर नहीं मिला तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आपको मालूम है अंजना जी, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संवैधानिक क्यों पाया? क्योंकि 103rd अमेंडमेंट जो आया इसने ये सुनिश्चित किया कि आरक्षण भी दें और जो मूल ढांचा है 50% का आरक्षण, इससे ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, वो सुनिश्चित भी करें। ये तभी संभव था जब संवैधानिक संशोधन हो। तीसरी बात, रिपोर्टों की बात करते हैं, रिपोर्ट की मान्यता कोर्ट में क्या है इनको पता ही नहीं है। आपको संविधान को संशोधित करना पड़ता है, जो कानून होगा वो संविधान में होगा या किसी एक्ट में होगा। अगर आप कमीशन की रिपोर्ट की बात करें तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 8 साल ठंडे बस्ते में रही, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 8 साल ठंडे बस्ते में रही। ये केवल कमीशन बनाते हैं, रिपोर्ट लाते हैं, उसके बाद उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। और मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं, अगर उदित राज ये कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो केवल संविधान से चलते हैं वो जातिवादी हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करना, उनको खत्म करने का प्रयास चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, केवल कांग्रेस पार्टी करती है।